हेलो बच्चों, वेलकम फॉर टुडेज लेक्चर। न्यूमेरिकल वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 11 में। 10 में हम लोगों ने न्यूमेरिकल शुरू किए थे। लेट अस कंटिन्यू। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है और आप भी अपने नोटबुक में फटाक से लिख लीजिए और शुरू करते हैं। फिश जनरली नीड्स O2 concentration in water at least 3.8 mg per liter। ये क्या है? solubility of oxygen required है ना। 3.8 mg per liter मतलब क्या? 3.8 मिलीग्राम ऑक्सीजन इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर। कम से कम इतना होगा तब फिशेस जिंदा रह पाएंगी फॉर सर्वाइवल। ठीक है। व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 above water is needed for the survival of fish। मतलब पानी के, नदी समुद्र जो भी जिसमें भी ये फिशेस हैं, उस पानी के, नदी समुद्र तालाब के पानी के ऊपर जो हवा है, उस हवा में के ऑक्सीजन का प्रेशर उस पानी पे कितना होगा तो इतना सॉल्युबिलिटी होगा या वो जिंदा रह पाएंगी फिशेस। गिवन द सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर पार्शियल प्रेशर इज दिस मच। ठीक है, ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। समझ गए? और क्या है? अच्छा, आपके मन में घंटी बज रही है, सर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पूछा गया है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर दिया गया है। हाँ, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे दिए गए बच्चों। 0 डिग्री पे तो नहीं रहती है फिशेस, तो ये हमको सॉल्युबिलिटी दी गई है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दिया गया है। ये क्या है? ये भी सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 है। बस ये जो दो वैल्यूज है ना, partial pressure of O2 and solubility of O2, these two values are provided at 0 डिग्री सेल्सियस। पर मछलियां 0 डिग्री पे तो जिंदा नहीं रह सकती, पानी तो सॉलिड हो जाएगा, आइस हो जाएगा। तो क्या करना है हमको? इतना सॉल्युबिलिटी लाना है। समझ गए? अब क्या करेंगे पता है बच्चों? ये जो दो वैल्यूज दी गई है ना, 1 एटमॉस्फेयर और ये सॉल्युबिलिटी 2.2 इंटू 10⁻³ जो वैल्यू दिया गया ना मोल पर लीटर, उसको यूज करके हम लोग क्या बोलेंगे पता है? बाय हेनरीज लॉ, बाय हेनरीज लॉ। क्या है हेनरी का लॉ? S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते थे तो क्या आता था? S इज इक्वल टू KH इंटू P। बाय हेनरीज लॉ S इज इक्वल टू KH इंटू P। हम क्या करेंगे पता है बच्चों? ये 0 डिग्री का है ना, ये भी 0 डिग्री का है ना। 0 डिग्री से हमको कोई लेना देना नहीं, ये गिवन वैल्यूज है, इस पे फिशेस जिंदा नहीं रह सकती। जिंदा रहने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए 15, 20, 25 डिग्री, जो भी पानी का रहता होगा नदी समुद्र का, मेरे को आइडिया नहीं है, फिशेस को पूछो जाके मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो S इज इक्वल टू KH इंटू P। अब हम लोग क्या करेंगे? S मालूम है, P मालूम है, उस पे से KH निकाल लेंगे। KH इज इक्वल टू S अपॉन P। क्या बोलते हो? P को उधर भेज दो। S का वैल्यू क्या है बच्चों? 2.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 1। तो वैल्यू तो वही मिलेगी, यूनिट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। KH इज 2.2 इंटू 10⁻³ इसका यूनिट क्या है बच्चों? सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या दिया है यहाँ पे? मोल पर लीटर। ठीक है, और प्रेशर का क्या दिया है? एटमॉस्फेयर। तो यही यूनिट यहाँ पे लिखेंगे, मोल पर लीटर एटमॉस्फेयर। ये किसका वैल्यू मिला आपको? KH का। इज दिस आवर फाइनल आंसर? नो, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर आवर फाइनल आंसर। यहां तक लिखिए, फिर मैं वो स्टेप दिखाता हूं। ये वाली वैल्यू यूज करेंगे ना हम लोग। और एक लफड़ा रे बच्चा लोग, यहाँ पे mg पर लीटर दिया है, हमको सॉल्युबिलिटी लेनी होगी मोल पर लीटर। क्यों? क्योंकि पहले सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में थी, इसलिए KH का यूनिट भी मोल पर लीटर के हिसाब से है। कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर देंगे हम। यहां तक डन? पक्का? चलो, अब क्या करेंगे? हेनरी का ही लॉ यूज करेंगे, वापस वही फॉर्मूला S इज इक्वल टू KHP। पर इस कंडीशन के लिए पहले एक काम करते हैं, S को कन्वर्ट कर देते हैं। S इज इक्वल टू 3.8 mg पर लीटर। ठीक है, mg पर लीटर को ग्राम पर लीटर करो, फिर मोल पर लीटर कर पाएंगे ना। तो 3.8 इंटू मिलीग्राम है तो 10⁻³ करोगे तो ग्राम पर लीटर मिलेगा। ठीक है, S इज 3.8 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर।
अब ऑक्सीजन का बात चालू है ना, सोल्युबिलिटी ऑफ O2 है कि नहीं, फिश जनरली नीड्स O2 कंसंट्रेशन इन वाटर एटलीस्ट इतना, ठीक है। तो ये जो सोल्युबिलिटी है ना, सोल्युबिलिटी ऑफ O2 इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 32 करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे सर 32 क्यों, O का एटॉमिक मास क्या है 16, O2 का क्या होगा 32, तो डिवाइड बाय 32 कर दूंगा। तो मेरे को देखना है यहाँ पे मैं यूनिट बता रहा हूँ, अभी यूनिट क्या है ग्राम पर लीटर, ठीक है। 32 क्या है मोलार मास, मोलार मास का यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल जाएगा ऊपर, तो क्या बचेगा मोल पर लीटर। बात समझ में आई क्या बोलना चाहता हूँ बच्चों, ये कहीं पे लिख लो है, ऐसी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बुक में नहीं दी होती हैं या दी भी होती हैं तो बाद में याद नहीं आता बच्चों, तो लिख लिया कीजिए। उसके बाद में 3.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 32, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 1.19 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है S, अब क्या करोगे KH आपको मालूम है, S आपको मालूम है, P निकालोगे, ठीक है। पहले ये दोनों वैल्यूज, ये भी S है ये भी PO2 है, ठीक है, ये दोनों को यूज करके KH निकालो, फिर वो KH यहां यूज करके P निकालो, क्या मिलेगा, अगेन वी आर राइटिंग व्हाट बाय हेनरीज लॉ, S is equal to KH into P. What I want to find out, what partial pressure of O2 above water is needed for survival of fish, means I require P is equal to S upon KH. S का वैल्यू क्या है 1.19 इंटू 10⁻⁴, यूनिट बराबर से लिख लेना, सॉल्व हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट बात नहीं, मैंने आपको सिखाया हुआ कैसे यूनिट कैलकुलेट करते हैं, और मैंने क्या आपको पहले से आता था, यू आर इंटेलिजेंट पीपल। 1.19 इंटू 10⁻⁴, KH का वैल्यू क्या आया था, थोड़े टाइम पहले हमने KH कैलकुलेट किया था, कितना आया था 2.17 इंटू 10⁻, एक सेकेंड 2.2 इंटू, हाँ 2.2 इंटू 10⁻³ आया था, 2.2 इंटू 10⁻³ ये -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करके फाइनल प्रेशर ऑफ O2 आपको मिलेगा एटमॉस्फेयर में। अब आपको पता ही है मैंने यहाँ पे बॉक्स छोड़ने का मतलब क्या है, आपको ये कैलकुलेट करके मेरे को बताना है बच्चों, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका भी आंसर दीजिएगा। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर समझा है तो अच्छी बात है, इसका आंसर निकालिए और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं समझा है कोई बात नहीं, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके वापस से देख लो, फिर भी नहीं समझा तो क्वेश्चन मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लो कि सर हमको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा, बात खत्म, बता दूंगा, लिख लो ये सब। हेलो बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, पेज नंबर 46 आपको पता ही है, क्वेश्चन नंबर 9। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mmHg। जो वैल्यूज मिलते जा रहे हैं उनको सर्कल करते जा रहा हूं, आगे देखेंगे किसका वैल्यू। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mmHg। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8 ग्राम यूरिया इन 50 ग्राम वाटर। एक बात बताओ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा है, मतलब क्या पूछा है, P पूछा है, बराबर P पूछा है, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2.8 ग्राम यूरिया है 50 ग्राम वाटर है, तो 2.8 ग्राम यूरिया 50 ग्राम वाटर कौन सोल्यूट है, ऑफ कोर्स जो कम होगा वो सोल्यूट होगा, यूरिया इज सोल्यूट, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मास ऑफ सोल्यूट 2.8 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम वाटर है, ऑफ कोर्स इससे ज्यादा, ये सोल्यूट है तो ये क्या बचा वाटर सॉल्वेंट, W1 इज 50 ग्राम्स, ओके। और अभी पहला वाक्य हमने डायरेक्ट दूसरे से शुरू किया, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी लिख लेते हैं, इसका इधर कोई काम आएगा नहीं शायद, पर फिर भी लिखने में तो कोई घाटा नहीं है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17 mmHg। ये एट 20 डिग्री सेल्सियस को हटा दो, ऐसे मन में सोचो वो है ही नहीं, वाक्य पढ़ो, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 17 mmHg, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब
प्योर वाटर ना, सिर्फ वाटर लिखा है मतलब प्योर वाटर। बात समझ में आ गई? P1 नॉट, P पूछा है, W2 दिया है, W1 दिया है, T दिया है, P1 नॉट दिया है। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको रब करते हैं। W2 दिया है, अपने पास एक सुंदर सा फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला? डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2, याद है क्या? डेल्टा P मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये P1 नॉट चले जाता है उधर, क्या बन जाएगा? देखो मैं डेरिवेशन ही कर रहा हूं पर एक एक स्टेप लिखता हूं, रब करता हूं ताकि बहुत सारा भरे ना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे ले आऊं। डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट उधर मल्टीप्लाई हो गया तो P1 नॉट इंटू x2, बराबर है। बाद में x2 मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, उसको हम लोग कैसा लिखते थे? N2 अपॉन N1 प्लस N2। फिर हम क्या बोलते थे? सिंस इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 प्लस N2 कैन बी रिटन एज N1, तो हम क्या लिखते थे? N2 अपॉन N1, ठीक है। फिर N2 और N1 का वैल्यूज लिखते थे, कैसे लिखते थे? N2 मतलब क्या? W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। फिर ये अपॉन वेपॉन कैंसिल होता था, क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता था? फाइनल ये वाला फॉर्मूला W2 M1 अपॉन W1 M2, ये फॉर्मूला था। अभी हमको, मैं इतना सब आपको डेरिवेशन टाइप क्यों लिखा है, अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं आ रहा है तो बता दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा P का भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? डेल्टा P मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब P1 नॉट माइनस P, बराबर। अब ये फॉर्मूला में टर्म्स कितने हैं? P1 नॉट एक है, P एक है, P1 नॉट एक टर्म है, P एक टर्म है, और क्या है? W2 है। देखो P1 नॉट, P, W2, M1, W1, M2, 6 टर्म्स हैं। उनमें से मेरे को क्या क्या मालूम है? P1 नॉट मालूम है 1, W2 मालूम है 2, M1 मतलब मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर सॉल्वेंट है तो मोलार मास 18 ग्राम पर मोल हुआ कि नहीं, इसलिए मैंने यहां से रब किया। W1 मालूम है, M2 मतलब मोलार मास ऑफ सोल्यूट कितना है? यूरिया है ना, मोलार मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा? 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट सब कुछ मालूम है। ऑलमोस्ट क्या, सब मालूम है, सिर्फ एक P नहीं मालूम जो कि पूछा गया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो पूछा है। अगर वो भी मालूम होगा तो फिर कैलकुलेट क्या करेंगे, है ना। दिस इज P, दिस इज T, दिस इज P1 नॉट, दिस इज W1, दिस इज W2, ठीक है। वैल्यू डालते हैं, सॉल्व करते हैं, बात खत्म। P1 नॉट, एक काम करते हैं, पहले RHS को चुपचाप सॉल्व कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा। P1 नॉट माइनस P इज इक्वल टू, P1 नॉट का वैल्यू क्या है? 17 इंटू W2 का वैल्यू क्या है? 2.8 इंटू M1 मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 18 ग्राम पर मोल। W1 कितना है? 50 इंटू M2 मतलब मोलार मास ऑफ सोल्यूट 60, ठीक है। अब क्या करेंगे? इनको सॉल्व कर लेंगे। 6 10 जा 6 3 जा, ठीक है। अभी इनको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी P1 नॉट माइनस P, ठीक है। जो कुछ वैल्यू मिलेगी, जो कुछ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। जो कुछ वैल्यू मिलेगी 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म्स को सॉल्व करके समझो x वैल्यू मिली, किसकी? RHS की। मेरे को P1 नॉट मालूम है, P नहीं मालूम है, therefore what I do, I take this P here and I take this x here. Here x is plus, goes on that side, becomes minus. Here P is minus, goes on this side, becomes plus. Therefore P is equal to P1 नॉट minus x. Do you agree this? RHS को सॉल्व करके जो कोई वैल्यू मिलेगी उसको P1 नॉट मतलब क्या? 17 में से माइनस कर दो, P मिल जाएगा। तो आपको पता ही अगला मैं क्या बोलने वाला हूँ आगे।
P का वैल्यू मेरे को आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। mm ऑफ Hg में ही आएगा ना, भले वो सॉल्यूशन का प्रेशर हो या सॉल्वेंट का, क्योंकि जो पहले दिया है उसी के यूनिट में आएगी नेक्स्ट चीज भी। लिख लो। आर यू गेटिंग दिस? ओके। चलो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46 पे 10। हेलो बच्चों, शुरू करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 46 पे 10th न्यूमेरिकल, 9th हो गया था थोड़े टाइम पहले, अभी 10th। A 5% aqueous solution, 5% aqueous solution by mass of cane sugar having molar mass 342 gram per mole has a freezing point of 271 Kelvin। ये क्या है? फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ शुगर, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ शुगर। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वस, वो भी 5% ये भी 5% है, ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। मतलब क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ग्लूकोज। बात समझ में आ गई? दोनों 5-5% है। पहले एक काम करते हैं, इनके बनाते हैं फॉर्मूले। कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे? डेल्टा TF ऑफ शुगर। शुगर मतलब क्या बच्चों? केन शुगर। केन शब्द का अर्थ है डंडा, शुगर यानी शक्कर। शुगर केन से मिली हुई शक्कर को केन शुगर बोलते हैं। देखो कितना मस्त है ना इंग्लिश। डेल्टा TF ऑफ शुगर इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, ठीक है। और मोलैलिटी भी किसका होगा? शुगर का। KF तो वाटर का होगा, क्योंकि दोनों में एक्वेस सॉल्यूशन यूज किया, तो KF का पोटेंशियल नहीं है, ओके। और डेल्टा TF ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ। अच्छा, इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व, ये भी थोड़ा सा लंबा जाएगा न्यूमेरिकल, पर इसको सॉल्व करने के और 1-2 तरीके जो बहुत लंबे हैं। 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, 3 पेज लिखने जैसा क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना? और इसमें भी फुल मार्क्स मिलेगा, उसमें भी 3 से ज्यादा तो देगा नहीं ना, फिर काय को टेंशन लेना, ठीक है। रेशो लेंगे, हमको किसका निकालने है? ग्लूकोज का निकालने है, तो वो ऊपर लेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 क्या मिलेगा? डेल्टा TF ऑफ ग्लूकोज अपॉन डेल्टा TF ऑफ शुगर इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज अपॉन KF इंटू मोलैलिटी ऑफ शुगर। तो इससे क्या होगा? KF तो उड़ गया, क्लियर है। अभी एक बात बताओ, डेल्टा TF ऑफ शुगर मालूम है आपको, ठीक है। TF ऑफ शुगर मालूम है, TF ऑफ शुगर मालूम है, TF नॉट क्या होगा? 273 केल्विन। मतलब क्या? TF नॉट फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर 273 केल्विन है, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ शुगर सॉल्यूशन 271 केल्विन है। डेल्टा TF ऑफ शुगर कितना आएगा? 2 केल्विन आएगा ना। बात समझ गए? ये डिनोमिनेटर मेरे को मालूम है, इसको उधर भेज दो। क्या मिलेगा? डेल्टा TF ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू डेल्टा TF ऑफ शुगर इंटू मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलैलिटी ऑफ शुगर। यहां तक लिखिए, फिर आगे का बताता हूँ। बेसिक समझ में आ गया? आपको क्या बोला गया है? 2 सॉल्यूशंस है, 5% एक्वेस सॉल्यूशन, मतलब 5% एक्वेस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, 5% है सुक्रोज का। सुक्रोज यानी केन शुगर। अच्छा, 5% सुनते ही दिमाग में घंटी क्या बजती है? क्या बजता है? 5 ग्राम सोल्यूट है, 95 ग्राम सॉल्वेंट है। ये बात याद रखिएगा, आगे यूज करना है। 5 ग्राम सोल्यूट है, 95 ग्राम सॉल्वेंट है, ठीक है। और फिर आपको दोनों को कंपेयर करना है, और शुगर का फ्रीजिंग टेम्परेचर चेंज निकालने का, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज का निकालना है, सॉरी। और शुगर का आपको दिया हुआ है 271 है, प्योर वाटर का 273 होता है, डिफरेंस आप 2 केल्विन निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ये सारा रब कर रहा हूं ताकि मैक्सिमम हमको जगह मिल सके लिखने के लिए।
ओके, अभी यही वहां पे कॉपी कर रहा हूँ और फिर आगे डिस्कस करेंगे इसको। नया कुछ नहीं लिख रहा हूँ। डेल्टा टी एफ ऑफ ग्लूकोज वी हैव टू कैलकुलेट इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ ऑफ सुक्रोज इनटू मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलैलिटी ऑफ सुक्रोज। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई, 5% का मतलब क्या बताया मैंने? 5% का मतलब क्या बताया? बाय मास लिखा था ना क्वेश्चन में। सिंस बोथ सॉल्यूशंस आर 5%, ऐसे बोलेंगे। सिंस both solutions are 5%, means क्या means? mass of glucose is equal to 5 gram and mass of water is equal to 95 gram. aqueous solution की बात कर रहे हैं। as well as मास ऑफ शुगर, मतलब केन शुगर बोलो बात कीजिए, इज 5 ग्राम एंड मास ऑफ वाटर इज 95 ग्राम। यहां तक ठीक है। अभी मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पे यूज करेंगे। देयरफॉर मोलैलिटी ऑफ, ये ग्लूकोज का बात चलो, ग्लूकोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालोगे बच्चों? मास ऑफ ग्लूकोज नीचे जाएगा मोलार मास ऑफ ग्लूकोज, बराबर ना? मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलार मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन W1 इन केजी। डन। यहां पे क्या होगा? शुगर का बात चल रहा है। देयरफॉर मोलैलिटी ऑफ शुगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर अपॉन W1 इन केजी। ये W1 कौन है? अपने अपने सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है, और दोनों जगह सॉल्वेंट कौन है बच्चों? वाटर ही है, और दोनों का मास भी 95 ग्राम है। उसको केजी भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, आगे यूज कर लेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे क्या आएगा? मास ऑफ शुगर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इधर सोल्यूट है शुगर। ठीक है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको एक चीज पता पड़ेगी, ये ना ये इसका ये फॉर्मूला है, बराबर। मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज हैविंग दिस फॉर्मूला, मोलैलिटी ऑफ शुगर इज हैविंग दिस फॉर्मूला, ओके। एंड व्हाट आर दीज फॉर्मूले? दीज आर वैल्यूज हियर, आई कैन पुट इट हियर। मतलब अब तक जो भी किया वो सब क्या है? ये सब क्या है? ब्रैकेट में लिखने वाली चीज है या रफ वर्क वाली चीज है, ठीक है। ओके, ये उधर पुटअप कर दो, ये भी उधर पुटअप कर दो, देखना ध्यान से। डेल्टा टी एफ ग्लूकोज इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ शुगर। अभी तक कुछ भी पुटअप करने वाला टाइम आया नहीं, अब आएगा। मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज कौन सा है? ये वाला, देखना ध्यान से। मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोलार मास ऑफ ग्लूकोज इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। और ये क्या है? मोलैलिटी ऑफ शुगर, मास ऑफ शुगर अपॉन मोलार मास ऑफ शुगर इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, आपको एक चीज क्लिक हो रही है। मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? 5 ग्राम। मास ऑफ शुगर कितना है? वो भी 5 ग्राम। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों का मास सेम है तो कैंसिल हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अब ये 95 ग्राम है, ये भी 95 ग्राम है। उसको जब आप केजी में करोगे तो भी तो वही वैल्यू आएगी ना यार, तो भी तो कैंसिल हो जाएगी। बचा क्या? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू डेल्टा टीएफ ऑफ शुगर इनटू ये दोनों बचे। अब ये एक ऊपर चले जाएगा, एक नीचे रह जाएगा, इनका वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या मिलेगा आपको? इसका डेल्टा टीएफ ऑफ शुगर का वैल्यू आपको 2 मालूम है ना? डेल्टा टीएफ ऑफ शुगर का वैल्यू आपको 2 मालूम है, वो वैल्यू डालो और ये एमएस आ जाएगा ऊपर, एमजी आ जाएगा नीचे। यहां का रब करता हूं और आपको फाइनल फॉर्मूला दिखाता हूं। ये जो मैं रब करता हूं ना, इसका ये मतलब नहीं कि आप भी उसको स्किप कर दो। इसका मतलब ये है कि जब मैं बोल रहा हूं ना यहां का रब करता हूं, वो बोलने के पीछे रीजन ये है कि वीडियो पॉज कर, लिख लो, फिर बाद में मेरे को रब करने दो।
बात समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे डेल्टा TF ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू डेल्टा TF ऑफ शुगर इनटू, ये ऊपर जाएगा मोलार मास ऑफ शुगर अपॉन मोलार मास ऑफ ग्लूकोज। बच्चों डेल्टा TF ऑफ शुगर का वैल्यू क्या है 2, अभी तो देखा था ना 273 माइनस 271 2। मोलार मास ऑफ शुगर कितना दिया है 342 अपॉन मोलार मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है 180 होता है। इन तीनों को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा डेल्टा TF ऑफ ग्लूकोज, ये तीनों को सॉल्व करके, ठीक है। डेल्टा TF मिल गया, डेल्टा TF ऑफ ग्लूकोज इज सपोज वैल्यू x, जो भी वैल्यू होगी x पकड़ लो, ठीक है। और डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है TF नॉट माइनस, हाँ तो किधर थे, डेल्टा TF ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू x, इन तीनों को सॉल्व करके एक वैल्यू मिली x। डेल्टा TF मतलब TF नॉट माइनस TF, ठीक है। TF नॉट मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, वो तो पता है ना हमको 273 केल्विन। TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वो सब्सटेंस मतलब ग्लूकोज, इसको इधर ले लो इसको इधर ले लो, क्या मिलेगा देयरफॉर TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू TF नॉट माइनस x। ये तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद, ये तीनों को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिला x, उसको बाद में इधर ले लो, मतलब 0 या 273 केल्विन से वो x वैल्यू माइनस कर दो, हमको TF का वैल्यू मिल जाएगा। मैं जानता हूँ ये न्यूमेरिकल बहुत लंबा चौड़ा है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों लंबा बहुत है पर डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप और एक बार देख लोगे ना वीडियो का, आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि एकदम क्लियर समझ जाएगा। और नहीं समझा हो 3 बार देख के भी अगर नहीं समझा, सुनिएगा 3 बार, ऐसा नहीं बच्चों आलस नहीं कीजिएगा कि सर एक बार में नहीं समझा हमने छोड़ दिया कि छोड़ जाने दे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अगर आप 3 बार देखते हैं फुल फोकस से हेडफोन लगा के और 3 बार में भी नहीं समझा, कमेंट कीजिएगा, फिर से पढ़ा दूंगा।